हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और जी हाँ, यहां पर चल रहा है आपका एक रैपिड रिवीजन। और आज इंडियन इकोनॉमी का हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 और जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे और सब कुछ अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। तो बेटा देखो, वन शॉट में मैं आप लोगों के लिए यहां पर जो है शॉर्ट नोट्स भी लेकर आया हूं, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में आप बना सकते हो। और यहां पर जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी बाद में डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहना बेटा। पूरी चीज को जल्दी से रिवाइज कर दूंगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है चैप्टर नंबर 2। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बस आप लोग क्लास में बने रहना लास्ट तक। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम से कि इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या होता है। तो एक भारतीय अर्थव्यवस्था है, कोई भी इकोनॉमी हो वो कैसे चलती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं बेटा। तो हमें चूज करना पड़ता है कि किन चीजों का प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना कितना प्रोडक्शन करना है, क्योंकि ये चीजें हमारे पास में लिमिटेड हैं। तो चूज ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, हमें चूज करना पड़ता है कि हमें कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए, किस गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए चूज करना पड़ता है कि प्रोडक्शन जो है इंटेंसिव से करें कि लेबर इंटेंसिव से करें या कैपिटल इंटेंसिव से करें बेटा, ये हमें चूज करना पड़ता है। उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन सब चीजों को मिलाकर ही बेटा हम लोगों का बनता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब बेसिकली यहां पर यह है कि गुड्स है, हमने गुड्स सेलेक्ट कर लिया, उस गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दैट्स इज द इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करा है कि कोई भी देश किस सिस्टम से चलेगा, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम से चलेगा। जनरली ये 3 होते हैं बेटा, एक होता है सोशलिस्ट, एक होता है कैपिटलिस्ट और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिससे हमारा भारत जो है मिक्स्ड इकोनॉमी से चलता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पर सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है बेटा, बहुत कम से ही यहां पर जो है प्राइवेट कंपनीज के पास में या प्राइवेट के पास में कंट्रोल रहता है। कैपिटलिस्ट में यहां पर गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा, बाकी सब प्राइवेट के पास रहता है बेटा कंट्रोल, ठीक है। और लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इन दोनों का, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का कॉम्बो होता है। जहां गवर्नमेंट को लगता है कि यहां हमारा होना बहुत जरूरी है, वहां गवर्नमेंट भी होती है। और जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, यहां पर प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देना चाहिए, जिससे इकोनॉमी और बढ़ेगी, जो है मनी फ्लो बढ़ेगा, टैक्सेस भी आएंगे, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी जनरेट होगी, ताकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सके हम लोगों के लिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी भारत जो है ऑप्ट करता है बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग मतलब यहां पर इकोनॉमी प्लानिंग करनी पड़ती है। भारत में इकोनॉमी प्लानिंग किया कि भाई हम लोग जो है किस तरीके से, कौन से एरिया को, किस सेक्टर को कैसे डेवलप करेंगे, है ना, कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे, कैसे इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, कैसे जीडीपी को बढ़ाएंगे, कैसे नेशनल इनकम को बढ़ाएंगे। इस सब की जो प्लानिंग करते हैं उसे इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। भारत के अंदर जो प्लान चलता है वो 5 ईयर प्लान चलता है। इसका मतलब यह है कि 5 साल का गोल जो है गवर्नमेंट को सेट करना पड़ता है कि इन 5 सालों के अंदर गवर्नमेंट जो है इन इन चीजों को डेवलप करने पे फोकस करेगी। और जो कॉमन गोल है, यहां पर जो कॉमन फोकस रहता है इन 5 सालों के अंदर गवर्नमेंट का, वो जनरली 4 चीजों पे रहता है बेटा। वो है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना, लोगों की इनकम कैसे बढ़ाएं, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसे इंप्रूव होगी बेटा। इन सब के बारे में ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें लोगों की। जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो लोगों की जेबों में पैसा आएगा, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उससे हमारी इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो करेगी बेटा। मॉडर्नाइजेशन मतलब यहां पर यह है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना, ताकि हम कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है, जिससे हमारी मनी फ्लो मार्केट में अच्छी बनी रहे, इकोनॉमिक सिस्टम बढ़िया चलता रहे बेटा, उसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर जो है सोशल आउटलुक्स भी लोगों का इंप्रूव होगा, थोड़ा सा मेंटेलिटी भी यहाँ पर लोगों की चेंज होगी बेटा, ठीक है ना, काम करने का नजरिया चेंज हो जाएगा जब मॉडर्नाइजेशन क्रिएट होगा बेटा। लोग यहां पर क्रिएटिव हो जाएंगे, आइडियाज ज्यादा जनरेट होंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा, उससे ग्रोथ होगी बेटा, इसलिए मॉडर्नाइजेशन को लाया गया। सेल्फ रिलायंट मतलब बेटा यहां पर ये कि खुद के प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि हमारी किसी विदेशी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके। खुद के प्रोडक्ट को डेवलप करना,
ताकि हम लोग किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट कम रहे, उसे सेल्फ रिलायंट कहेंगे बेटा, ताकि किसी और कंट्री का हमारे देश के अंदर इंटरफेयर कम हो सके। क्या कम हो सके बेटा? इंटरफेयर कम हो सके और हम लोग इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि हमें कोई फैसला लेना पड़े तो हमें यह ना सोचना पड़े कि अगर मैंने ऐसा करा तो सामने वाली कंट्री मेरे को ये इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। चौथा बेटा, इक्विटी के ऊपर डिपेंड कर रही है गवर्नमेंट, इक्विटी को कोशिश कर रही है ताकि जहां पर रिचर गेट्स मोर रिचरर और पुअर गेट्स मोर पुअरर ना हो, वहां पर पुअर को भी चांस मिले आगे बढ़ने का, अमीर होने का, ठीक है ना, ताकि मार्केट में जो है या इकोनॉमी में जो है एक जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेवल है उसे काफी हद तक सही किया जा सके, पुअर को भी जो है एक सेल्फ रिलायंट जो है एक स्टेबल लाइफ दी जाए, ताकि वो अपनी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करे, वो भी ग्रो करे और वो भी रिच बन सके बेटा। तो अमीर के साथ अमीर अमीर और अमीर हो रहा है, तो यहां पर गरीब को भी अमीर करना है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिटी। तो ये 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट के कॉमन गोल थे बेटा। अब यहां बात करते हैं बेटा हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर। किसकी प्रॉब्लम? एग्रीकल्चर के ऊपर प्रॉब्लम, कि भारत के अंदर आजादी के दौरान में एग्रीकल्चर में क्या समस्या थी, भारत जो है एग्रीकल्चर में इतना डेवलप क्यों नहीं था आजादी के दौरान में। तो बेटा पहला है लो प्रोडक्टिविटी, हमारे पास लैंड तो बहुत सारे थे बट हम उस पर इतना प्रोडक्शन नहीं ले पाते थे जितना एक उस लैंड पर होना चाहिए। तो हम बेसिकली यहां पर कह लो कि हम लैंड का जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। ये ऑप्टिमम वर्ड जो आपने है यूटिलाइजेशन वाला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये आपने बिजनेस में भी कई बार सुना होगा बेटा। तो लैंड का हम लोग पूरा यूज नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी बच्चों। डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यहां पर एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग डिपेंडेंट थे काम करने के लिए और जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे बेटा। अगर वो वहां से हट भी जाएं तो भी आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसके आउटपुट पे? एग्रीकल्चर के आउटपुट पे। तो ऐसे को बोलते हैं डिस्गस अनएम्प्लॉयमेंट, कि जिस क्षेत्र में इतनी जरूरत नहीं है फिर भी वहां पर एम्प्लॉयमेंट ओवर हो रहा है और वहां से अगर कुछ लोग हट भी जाए तो भी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी एक समस्या थी बेटा। दूसरा सस्टेनेबल फार्मिंग, सब्सटेंशियल फार्मिंग। इसका मतलब ये होता है बेटा कि हम लोग सबसे पहले जो खेती करते थे उसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि हम हमारे घर के यूज के लिए पहले हम करते थे फार्मिंग, उसके बाद अगर कुछ बच जाता था तो हम मार्केट में बेचने के लिए ले जाते थे। इसको कहते हैं सब्सटेंशियल फार्मिंग, कि यहां पर लोग सबसे पहले अपने घरों के लिए रख रहे हैं, कोई भी व्हीट हो, राइस हो, मेज हो, कुछ भी चीज हो, वो हम पहले घरों के लिए रख रहे हैं, बच गया तो मार्केट में सेल कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा फोकस लार्ज पार्ट ऑफ पोर्शन बेचना नहीं था बेटा। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड। हम लोग फार्मिंग में ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे थे, पुराने मेथड यूज कर रहे थे, मॉडर्न मेथड हम लोग यूज नहीं कर रहे थे। हम पूरी तरीके से जो है नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज, कोई डैम, कुछ भी नहीं था बेटा। हम पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कह लो नेचर के भरोसे थे बेटा। स्मॉल होल्डिंग्स बेटा, लोगों के पास छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड थे, अब उसमें कितना ही प्रोडक्शन हो जाएगा, इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो बहुत कम था बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। अगर मान लो कोई किसान अच्छे से प्रोडक्शन कर भी ले, वो अपनी फसल अच्छे से उगा भी ले, बहुत सारी क्वांटिटी भी बना ले, बट उसके पास में कोई बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मंडी नहीं है, फिर उसे कोई किसी इंटरमीडिएटर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था जो उसको कम दाम देता था बेटा। तो ये भी एक कमी थी कि हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था मार्केटिंग का जहां पर किसान सीधा जाकर कस्टमर को बेच सके बेटा। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया गया, मतलब यहां पर एग्रीकल्चर की पॉलिसीज को बदला गया ताकि एग्रीकल्चर को अच्छा बनाया जा सके। जैसे कि एबोलिशिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, मतलब यहां से जो है बीच में जो लोग थे, चाहे वो जमींदार हो चाहे वो कोई ट्रेडर हो, उसे हटाया गया, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया ताकि यहां पर थोड़ा रिलैक्स मिल सके फार्मर्स को और वो अपने अनुसार यहां पर खेती कर सके, या बीच में ट्रेडर्स को हटा दिया गया ताकि वो डायरेक्टली मंडी जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके बेटा। रेगुलेशन ऑफ रेंट, बड़े बड़े जमींदार लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, बहुत हाई रेंट जो है चार्ज करते थे अपने खेत को किसी को किराए पर देने पर। कोई बंदा है वो किराए पे खेत लेना चाहता है तो उसको लेने पर उसको ज्यादा किराया देना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक मैक्सिमम फिक्स रेंट फिक्स कर दिया, इससे ऊपर कोई भी लैंडलॉर्ड जमीन का किराया नहीं ले सकता था। इससे क्या हुआ, बहुत राहत उन किसानों को मिली जिनके पास में एक ही काम था और जिनको एक ही काम आता था बेटा, और वो काम क्या था, फार्मिंग करना। तो उनको मौका मिला और भी अच्छे से फार्मिंग करने का। लैंड सीलिंग प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें क्या हुआ सर, इसमें यह हुआ बेटा कि एक लिमिट फिक्स की गई कि इतना लैंड सबके पास होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा अगर किसी के पास लैंड है तो उससे वो लैंड ले लिया जाता था और उन लोगों को दे दिया जाता था लैंड जिनके पास में बिल्कुल जमीन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो
कि आपको गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आप 50 बीघा जमीन से ज्यादा नहीं रख सकते हो। अब किसी का 50 बीघा से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है उसको ले लिया जाता था और लैंडलेस पीपल में बांट दिया जाता था बेटा। इसी को लैंड सीलिंग कहते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग मतलब क्या होता है बेटा, बहुत से किसान जैसे मान लो मिस्टर ए हैं, उनका एक खेत यहां पर है, एक खेत यहां पर है, एक खेत यहां पर है, एक खेत यहां पर है। इस वजह से क्या होता था, उनका अलग अलग जगह होने की वजह से वो ढंग से फार्मिंग नहीं कर पाते थे, बड़ा परेशान होते थे इन चारों को अलग अलग जगह जाकर मैनेज करने में। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इन सबको एक्सचेंज करके एक जगह ही उनका पूरा लैंड बना दिया कि भाई ये आप ले लो, वहां हम किसी और को एडजस्ट कर देंगे। तो एक ही जगह कंसोलिडेशन हो गया, एक फार्मर के लिए उसका लैंड, तो उसको क्या हो गया, आसानी हो गई वहीं पर ही खेती करने के लिए, क्योंकि अब उसको अलग अलग जगह जाके अपने खेतों को संभालने की जरूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं बेटा अपने गांव के अंदर, जैसे वहां पर 100 घर हैं, अब 100 के 100 घर ही किसानी करते हैं, सबके अलग 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 खेत हैं, तो उन्होंने क्या करा, अपने गांव के सारे खेतों को एक कर लिया और एक साथ उस पर सब मिलकर खेती करने लग गए बेटा। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें क्या होता है बेटा, थोड़ी कॉस्टिंग कम आती है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जब एक साथ में बल्क में इतना सारा हम जो प्रोडक्शन बेचने जाते हैं तो अच्छा रेवेन्यू मिलता है बेटा। इसलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी चालू किया गया, लोगों को समझाया कि भाई आप सारे के सारे मिलकर जो है फार्मिंग करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा बेटा। इसका आता है बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसको हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसको इसलिए लाया गया बेटा ताकि रैपिडली इंक्रीज किया जा सके क्रॉप्स को, प्रोडक्शन को रैपिडली बढ़ाया जा सके, और इसको ग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिया गया। जहां एक अथोराइज बॉडी बनाई गई बेटा, जहां पर न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज लाई गई बेटा इंडिया के अंदर, है ना। यहां पर मार्क्ड बाय द टू, यहां पर दो फ्रेजेस में इस ग्रीन रिवोल्यूशन को लाया गया बेटा। एक तो 60 और 70 के मिड में लाया गया बेटा, फर्स्ट फ्रेज बोलते हैं जिसको, और सेकंड फ्रेज जो बेटा 70 मिड और 80 के मिड्स में आया बेटा। तो ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब यहां पर लोगों को सिखाया गया कि कम समय पर कम जगह पर आप ज्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हो, ठीक है ना। वहां हमें इंट्रोड्यूस कराया गया HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनको हमें इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि हमारा प्रोडक्शन हम ज्यादा कर सकें। अब ग्रीन रिवोल्यूशन को अचीव करने के फायदे क्या हुए, तो देखो बेटा, लोगों का क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। सब्सटेंशियल फार्मिंग से लोग कहां शिफ्ट हो गए बेटा, कॉमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट हो गए बेटा, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा आता था बेटा। लोग सस्टेनेबल फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो गए, और लोगों का एक छोटा सा लैंड ऑफ प्लॉट जो एग्रीकल्चर का है वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देना चालू कर दिया। ये ग्रीन रिवोल्यूशन का अचीवमेंट था बेटा। और फेलियर, ग्रीन रिवोल्यूशन कहां जाके फेल हो गया बेटा, एक तो हो गया बेटा कन्फाइंड टू फूड क्रॉप्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि ये ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स के अंदर अप्लाई हो सकता था, जैसे व्हीट राइस में अप्लाई हो सकता था। बाकी और फार्मिंग जैसे ऑयल सीड्स हो गया, कोई हो गया, और दूसरे सीड्स हो गए या दूसरी फार्मिंग हो गई, उनमें ही ग्रीन रिवोल्यूशन अप्लाई नहीं हो सकता था बेटा। इस वजह से एक फसल में तो बहुत अच्छा उछाल आ गया सप्लाई के अंदर, बट एक फसल वैसी की वैसी नीचे रही बेटा। लिमिटेड कवरेज, बिल्कुल सही बात है बेटा। यूपी, यहां पर यूपी का अपन एग्जांपल लेंगे, एमपी का एग्जांपल लेंगे, पंजाब का लेंगे, हरियाणा का लेंगे बेटा। यहां पर तो ग्रीन रिवोल्यूशन अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ बेटा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, यहां पर पानी की प्रॉब्लम नहीं थी बेटा। तो यहां के लोगों को तो बहुत फायदा मिला बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन का। बट राजस्थान, बिहार, इधर की तरफ क्या है बेटा, इसका फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि यहां पर पानी नहीं था, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी बेटा। तो इस वजह से यहां जाकर ये फेल हो गया बेटा। इनइक्वालिटीज हुई बेटा फार्मर्स के बीच में, क्योंकि यहां पर जो बड़े फार्मर्स थे उन्होंने तो ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत अच्छे से फायदा उठाया बेटा, तो वो तो और अमीर हो गए, उनके पास और खूब पैसा आ गया। बट बेटा जो गरीब किसान था वो HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को खरीद नहीं पाया बेटा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास में पैसों की कमी थी बेटा। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा उस गरीब किसान को नहीं मिल पाया, जिस वजह से बेटा नेक्स्ट पॉइंट है अनडिजायरेबल सोशल एफर्ट्स। जिस वजह से क्या हो बेटा, अनडिजायरेबल एक सोशल एफर्ट्स आया, जहां पर इनइक्वालिटीज हो गई बेटा फार्मर्स के बीच में। बड़े बड़े किसान जो हैं वो भेदभाव करने लग गए, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए अपने इलाके के अंदर। तो ये सबसे बड़े नुकसान हम लोगों ने यहां पर देखे बेटा। ये मैंने यहां पर वन शॉट के अंदर बेटा आप लोगों का जो है यहां तक कंप्लीट करवाया। सेकंड यहां पर शॉर्ट्स में मैं आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा बेटा। आई होप अभी तक मैंने जितना आपको समझाया इस वन शॉट में क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो बेटा, हम जवाब जरूर आपको देंगे बेटा। साथ ही साथ में कमेंट करके ये भी बता दो बेटा आप लोग मेरे को कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा।
मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।